हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सचिन कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तहे दिल से हमारे गुरुकुलम की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और सब बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का, ठीक है? हमने इसके पहले गांधी जी का भारत में आगमन और उनके चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इस सब बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक। आज हम बात करेंगे उसके आगे की बातें जो रॉलेट एक्ट के बारे में शुरू करेंगे, ठीक। रॉलेट एक्ट क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे पहले हुआ था वो क्या था उसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो चलिए पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ठीक। देखिए रॉलेट एक्ट 1919, ठीक, यानी 1919 में यह आया था। चलिए देखिए यह एक प्रकार का कानून था, ठीक, यानी कानून का नियम था, एक तरह से बोल सकते हैं कानून था जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। यह एक प्रकार का क्या था, कानून था जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया। देखिए अब इसके बारे में हम जानते हैं रॉलेट एक्ट वैसे में था क्या। देखिए रॉलेट एक्ट एक प्रकार से इसे गांधी जी ने कहा था कि यह काला कानून है। काला कानून करने का मतलब कि गांधी जी ने इसमें था ये कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे, ठीक, जो भारतीय क्रांतिकारी थे यानी जो भारत के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके ऊपर क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लागू किया रॉलेट एक्ट में, कहा कि जो भी क्रांतिकारी हैं यदि वो सरकार की तरफ से सरकार के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं, ठीक, या सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उन्हें बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक। क्या भारतीय क्रांतिकारियों को बिना मुकदमा चलाए, ठीक, बिना मुकदमा चलाए 2 साल, ऐसा लिखे 2 वर्ष के लिए कारावास, क्या कर दिया जाएगा, कारावास दे दिया जाएगा, ठीक। इसमें क्या करेंगे, यानी बिना मुकदमा चलाए, यानी कोई वकील यदि क्रांतिकारी जो है वकील भी लाना चाहते हैं कि जैसे होता नहीं है किसी के ऊपर किसी चीज का आरोप लगता है तो वकील अपना लाता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने गुनाह नहीं किया, तो क्रांतिकारियों के लिए ये भी सुविधा नहीं है कि वो वकील सामने ला सके, ठीक, अपने वकील। तो मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नियम लागू किया था जिसमें बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए क्रांतिकारियों को क्या कर दिया जाएगा, कारावास दे दिया जाएगा। तो इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, काला कानून, ठीक। महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया, महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा, क्या कहा, काला कानून, मतलब इसे काला कानून कहा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें न वकील ले आए जा सकते हैं, न ही कोई मुकदमा चलाया जा सकता है केस में, सॉरी, बिना मुकदमा चलाए मतलब कि कोई कुछ किया नहीं जाएगा, सीधा ही केवल शक रहेगा कि वो क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ, केवल शक के आधार पर, ठीक, किसके आधार पर, केवल शक के आधार पर, देख सकते हैं आप, कोई इसमें गलती नहीं होगा, इस शक के आधार पर केवल उन्हें क्या कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए कारावास दे दिया जाएगा, ठीक। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। उसके बाद देखिए इसके लिए गांधी जी ने क्या कहा, कदम उठाना चाहा, कदम मतलब कि सत्याग्रह या आंदोलन करना चाहा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल, कब, 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में, इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में, इसके विरोध में हड़ताल होना था, ठीक।
हड़ताल मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे जुलूस निकाले जाते हैं कि ये कानून वापस लो, ठीक, हड़ताल होना था। उसके बाद क्या हुआ कि इसके लिए क्या किए गए, कई जगह रैली निकाली गई, जुलूस रैली जुलूस एक ही चीज है, रैली निकाली गई, क्रांतिकारियों ने कदम उठाए, ठीक, क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उसके साथ क्या किया गया कि जो रेलवे थी, यानी स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पर यहाँ पर भी क्या किया गया, एक तरह से भगदड़ मची, लोग यहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, ठीक, रेलवे स्टेशनों पर भी प्रदर्शन हुआ, ठीक, प्रदर्शन हुआ, किसका प्रदर्शन, एक तरह से बोल सकते हैं जुलूस निकाला गया, जो भी प्रदर्शन हुआ, ठीक, रेलवे स्टेशनों पर भी इसका प्रदर्शन हुआ। फिर सरकार क्या हुई, घबरा गई सरकार, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार यह क्या हुई, घबरा कर, यानी दंगे या फिर हड़ताल न हो इससे घबरा कर, यानी जनता कोई ज्यादा कदम न उठा ले, ब्रिटिश सरकार घबरा कर क्रांतिकारियों को क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया, दमन मतलब उन्हें दबाना शुरू कर दिया, दमन करना शुरू कर दिया, यानी उन्हें मारना पीटना चाहिए, ऐसे भी उन्हें रोकने के लिए करना शुरू कर दिया, ठीक। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में फिर से देखिए, यह 1919 में लाया गया था, एक प्रकार कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए कारावास दे दिया जाएगा, यह बात था, ठीक। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में हड़ताल होना था, ठीक, रैली निकाली गई, क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। 6 अप्रैल 1919 को जो हड़ताल होना था वो अलग बात है, उसका भी बता रहे हैं, ठीक, हड़ताल होना था। उसके पहले भी क्या की गई, रैलियां निकाली गई, क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जैसे रेलवे स्टेशनों पर भी प्रदर्शन किए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार घबरा कर क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दी, ठीक है, इतना लिखिए। ठीक है, देखिए एक और लिख सकते हैं आप लोग यहाँ, शहरों में शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके क्या किया, दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, यानी शहरों में दुकानदारों ने क्या किया, दुकान बंद कर दिया कि हम सामान ही नहीं बेचेंगे, ठीक, अपना विरोध जताया उन्होंने भी, ठीक है, तो इतना लिख चुके होंगे आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं, हम इसके आगे की बातें देखते हैं। चलिए इसी के नीचे एक और पॉइंट लिखना है अभी, कि 10 अप्रैल को, कब, 10 अप्रैल को, चलिए इसको हटाते हैं। एक और पॉइंट है, 10 अप्रैल को, ठीक, 10 अप्रैल 1919 को ही, 1919 को अमृतसर के अमृतसर में एक जुलूस पर एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, क्या की, पुलिस ने गोलियां
चला दी, जिस चला दी जिससे जनता में और अधिक गुस्सा बढ़ गया, और अधिक गुस्सा बढ़ गया, अधिक गुस्सा बढ़ गया। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किताबी भाषा को छोड़कर एकदम आसान शब्दों में पढ़िए, सब कुछ अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। रटना कुछ नहीं, समझना है। देखिए 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक जुलूस पर पुलिस ने क्या की, गोलियां चला दी, जिससे जनता में और अधिक गुस्सा बढ़ गया। यानी जब पुलिस उन पर गोलियां चलाएगी, जाहिर सी बात है जनता गुस्सा आएगी, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझिए रॉलेट एक्ट क्या था। 1919 में लाया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्रकार का कानून था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। इस कानून के तहत भारतीय क्रांतिकारी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद करने के लिए, उन्हें जेल में यानी कारावास देने के लिए कहा गया। ठीक, यानी उनके शक के आधार पर केवल उन्हें कारावास दे दिया जाए कि यदि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी करते हुए पाए गए। ठीक, उसके बाद इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को जुलूस निकालना था, हड़ताल निकालना था। उसके साथ साथ रैली हुई, कई प्रदर्शन किए गए, रेलवे स्टेशनों पर जो कामगार थे वह भी हड़ताल पर चले गए। उसके बाद जो शहरों में दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके इसको अपनी मतलब की नाराजगी को जताया। फिर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे जनता में और अधिक गुस्सा बढ़ गया। ठीक, इतना लिख लिख चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक, इसी के आगे जस्ट चलेगा। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको हटा देते हैं, ये तो लिख चुके होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए यह क्या था, यह भी कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। देखिए पंजाब के अमृतसर में, कहा, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, कहा, जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले, कौन सा मेला लगा था, बैसाखी का मेला। ठीक, बैसाखी के मेले में उत्साहित भीड़ जमा हुई थी, उत्साहित भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्या हुई थी, इकट्ठी हुई थी, ध्यान दीजिएगा। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले में उत्साहित भीड़, उत्साहित मतलब एक तरह से मतलब मेले के लिए जो उत्साह में थे लोग वो इकट्ठा हुए थे। लेकिन एक बात से अनजान थे, यहाँ जो लोग आए हुए थे मेला देखने के लिए, एक बात से अनजान थे कि शहर में सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। क्या लागू कर दिया था, यहाँ बगल में पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, इसको बगल में थोड़ा सा नोट करिएगा, मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन, यानी जब सरकार के सिपाही मतलब कि सरकार के द्वारा यदि जो सामान्य पुलिस है वह किसी कार्य को या फिर किसी दंगे को नहीं संभाल पाती है, तो सरकार वह जो कार्य है या फिर जो सिपाही होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, वो उनके हाथों कार्य सौंप दिया जाता है कि अब आप संभालिए। ठीक, तो उस समय क्या कर दिया गया था, मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन, क्या, सैन्य शासन लागू, सैन्य शासन लागू। एक बात से अनजान थे। ठीक, यानी यहाँ पर शामिल लोग शहर में, शहर में यहाँ पर लिखे इकट्ठे, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले पर उत्साहित भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो जो शहर में मार्शल लॉ, किसके, मार्शल लॉ, पुस्तक में सैन्य शासन, सैन्य शासन से अनजान थी। ठीक, अनजान थी। देखिए हुआ क्या फिर कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी इकट्ठे हुए थे जो
क्रांतिकारी की तरह से भूमिका निभा रहे थे, मतलब कि वह बातें करने के लिए इकट्ठा भी हुए थे कि मेले के समय में मिलकर हम आगे की क्रांतिकारी या फिर कैसे हम रॉलेट रेट का विरोध कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि जनरल डायल नाम का आदमी, जनरल डायल नाम का एक व्यक्ति था जो वहां पर आया, ठीक, अपने सैनिकों के साथ। उसने क्या किया, पूरे जो जलियांवाला बाग था उसको चारों तरफ से घेर लिया और जो वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ थी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अंधाधुंध गोलियां मतलब कि बहुत ज्यादा गोलियां की बारिश करवाई, जिससे उसमें कई लोग मारे गए, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस मेले में कई लोग रॉलेट एक्ट के रॉलेट एक्ट के विरोध में रणनीति बनाने हेतु भी इकट्ठा हुए थे, ठीक। तो हुआ क्या, जनरल डायर तथा उसके सैनिकों ने जलियांवाले जलियांवाले जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और जनरल डायर ने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक। फिर समझिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के मेले में उत्साहित भीड़ इकट्ठी हुई थी जो शहर में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन से अनजान थी। यानी यह अनजान थे कि शहर में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, यानी सैनिक का शासन, ठीक। इस मेले में कई लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में रणनीति बनाने हेतु भी इकट्ठा हुए थे, ठीक। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, वह सरकार के रॉलेट एक्ट की जो नीति आई थी उसके खिलाफ रणनीति बनाने हेतु इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर तथा उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और जनरल डायर ने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसके बारे में लिखिए जो भी है, ठीक। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और एक और क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, ठीक। तो आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने, ठीक है। किसने दिया था, जनरल डायर ने, ठीक है। चलिए, इतना जरूर याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिख चुके उतना, तो अब हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। किसके बारे में, खिलाफत आंदोलन, ठीक। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन ध्यान दीजिएगा, यह आंदोलन जो हुआ था, अब लोग को बताया था मैंने कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, जो धुरी राष्ट्र थे जीते कौन थे, मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में एक देश था ऑटोमन तुर्की, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑटोमन तुर्की। तो ऑटोमन तुर्की की
या फिर ऐसे लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हुई थी और यह अफवाह फैला था फैला था और यह अफवाह फैला था कि इस्लामिक इस्लामिक आध्यात्मिक नेता इस्लामिक मतलब इस्लाम के जो आध्यात्मिक नेता थे आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, जैसे अध्यात्म मतलब पूजा पाठ की तरह, ठीक। इस्लामिक आध्यात्मिक नेता जिन्हें क्या कहते थे, खलीफा, क्या कहते थे, खलीफा पर एक विश्वव्यापी बोल सकते हैं, एक संधि थोपी जानी थी थोपी जानी का मतलब जानी थी यानी एक संधि लगाई जानी थी। वह संधि कैसी होती कि जिससे इनके ऊपर कई सारी जो शक्तियां थी उसे हटा दिया जाता, ठीक। यानी इनका जो वर्चस्व था उसे हटा दिया जाता, ठीक। तो इनको बचाने के लिए यानी खलीफा की शक्तियों को खलीफा की शक्तियों को शक्तियों को बचाने के लिए 1919 में बम्बई, जिसे आप मुंबई कहते हैं उसी को बम्बई कहते थे, बम्बई में एक खिलाफत समिति समिति मतलब समूह या संगठन हो सकता है, समिति का गठन किया गया ठीक। ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हुई और यह अफवाह फैला कि इस्लामिक आध्यात्मिक नेता जो थे उनके ऊपर एक संधि थोपी जाएगी, ठीक है। क्या थोपी जाएगी, एक संधि, जिससे उनके ऊपर बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी और उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनकी जो भी शक्तियां थी विश्व में उसे खत्म किया जाएगा। तो देखिए, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, क्या नाम था, शौकत अली नामक अली बंधुओं ने, किसने, अली बंधुओं ने, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली नामक अली बंधुओं ने अली बंधुओं के साथ साथ ऐसा लिखिए, अली बंधुओं के साथ साथ नए इस्लामिक वर्ग के युवा शामिल थे। इन्होंने गांधी जी से भी इस आंदोलन के लिए सहमति मांगी, आंदोलन के लिए सहमति नहीं, मदद मांगी, के लिए मदद मांगी और गांधी जी इस आंदोलन के लिए राजी हो गए। देखिए, जो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, दोनों अली बंधु जो थे,
इन्होंने जो इस समिति के साथ मतलब कि समिति जो खिलाफत समिति गठन हुआ था इसका, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली भी थे, ठीक। उसके साथ साथ इस्लामिक वर्ग के कई युवा थे, ठीक। इन्होंने गांधी जी से भी इस आंदोलन के लिए मदद मांगा, ठीक है। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन के लिए राजी हो गया, उन्होंने इनका मदद किया। अब आप कहेंगे सर ये तो तुर्की के ऑटोमन तुर्की के लिए हुआ था, यानी ऑटोमन तुर्की के जो खलीफा थे उनकी शक्तियों को बचाने के लिए हुआ था, इसमें गांधी जी का क्या फायदा? देखिए गांधी जी का फायदा नहीं, गांधी जी ने यहाँ पर एक विचार रखा सामने। उन्होंने सोचा कि भारत को अगर आजादी दिलानी है तो हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक साथ लाना होगा, ठीक। हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक साथ लाना होगा। तो यहाँ पर यदि हम मुसलमानों का साथ देते हैं और यहाँ पर जो खलीफा के ऊपर शक्तियां थोपी जा रही है उसको रुकवाते हैं, यानी जो संधि थोपी जा रही है उसको रुकवाते हैं, खलीफा की शक्तियों की रक्षा करते हैं, तो इससे क्या होगा? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव है या फिर जो लड़ाइयां है कम होंगी और दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। तो जब वो साथ आएंगे तो हम अंग्रेजों को आसानी से हरा सकेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी इसलिए राजी हो गए क्योंकि गांधी जी का मानना था, गांधी जी का मानना था भारत में हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाकर ही एक बड़े आंदोलन के द्वारा भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाई जा सकती है, मुक्ति दिलाई जा सकती है, ठीक। अब देखिए हुआ क्या, खिलाफत आंदोलन फिर समझिएगा 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के में ऑटोमन तुर्की की हार हुई थी, जिसके कारण इस्लामिक आध्यात्मिक नेता खलीफा पर एक संधि थोपी जानी थी। खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो अली बंधु थे, ठीक। उनके साथ साथ कई इस्लामिक युवा भी सम्मिलित थे। उसके बाद इन्होंने गांधी जी से सहायता मांगी, गांधी जी राजी हुए क्योंकि गांधी जी का मानना था कि यदि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलानी है तो हिंदू मुस्लिमों को साथ लाकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। तो इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे कल की कक्षा में। इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ उसके बारे में प्रस्ताव रखा गया गांधी जी ने, जो इस आंदोलन की कहा ना कि एक बड़े आंदोलन के द्वारा भारत में से ब्रिटिश राज को मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो कब उसका प्रस्ताव रखा, कब वो पारित हुआ और नए आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना पढ़ते रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, मस्त रहिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर भेजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़कर अच्छी शिक्षा का लाभ ले सकें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।